सभी को नमस्कार। आज हम प्रसिद्ध कवि कुंवर नारायण की कविता के बहाने का रसास्वादन करेंगे, उसका भावार्थ जानेंगे और उस पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। ऐसा प्रश्न उठाया जा रहा है कि आज का समय कविता के अस्तित्व को लेकर आशंकित है कि कविता का वजूद आगे चलकर नष्ट हो जाने वाला है। ऐसा संदेह व्यक्त किया जा रहा है कि यांत्रिकता के दबाव में कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा। ऐसे में यह कविता की अपार संभावनाओं का पता लगाती है, अवसर देती है कि नहीं, कविता का अस्तित्व समाप्त होने वाला नहीं है। उसके लिए तमाम प्रकृति में अपार संभावनाएं भरी पड़ी हैं और इसे बताने के लिए कवि चिड़िया की उड़ान, फूल के खिलने और बच्चे के खेल का उदाहरण दे करके कविता के अस्तित्व की अपार संभावनाओं को टटोलता है और ये कहता है कि जहां रचनात्मक ऊर्जा होगी वहां सीमाओं के बंधन खुद टूट जाते हैं, चाहे वह सीमा घर की हो, वह भाषा की सीमा हो या फिर समय की ही सीमा क्यों ना हो। आइए हम कविता का वाचन करते हैं। आप सभी साथ साथ हमारे वाचन करेंगे। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। बहुत ही सरल शब्दों में, सहज शब्दों में कवि ने इन पंक्तियों को प्रस्तुत किया है, लेकिन अर्थ की गहराई देखें। जहां यह आरोप लगता है कि कविता का अस्तित्व समाप्त होता नजर आता है, वहां कवि उसके अनेक बहाने खोजता है कि इन बहानों से भी को लेकर भी हम कविता की रचना कर सकते हैं। कविता की तुलना चिड़िया की उड़ान से करते हुए कवि कहता है कि कविता एक उड़ान हो सकती है। चिड़िया के उड़ान के बहाने एक कविता भी एक उड़ान हो सकती है। कविता की उड़ान कैसे होगी? कविता की उड़ान कल्पनाओं के पंख लगाकर होगी। कवि के हृदय में भावनाओं और विचारों का उद्वेलन होता है, भाव उठते हैं और कल्पनाएं जन्म लेती हैं, जिससे कविता बनती है और वह कविता उड़ान भरती है। कवि आगे कहता है, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। कविता की उड़ान को चिड़िया नहीं जान सकती, चिड़िया नहीं व्यक्त कर सकती। अर्थात हम कविता की उड़ान की तुलना चिड़िया की उड़ान से नहीं कर सकते। चिड़िया की उड़ान केवल कविता रचने का माध्यम हो सकता है, एक बहाना हो सकता है, लेकिन चिड़िया कविता की उड़ान को नहीं समझ सकती, क्योंकि चिड़िया के उड़ने की अपनी एक निश्चित सामर्थ्य है। चिड़िया एक निश्चित दायरे तक ही उड़ान भर सकती है, लेकिन कविता की उड़ान जो है अनंत स्थानों तक है, देश काल देश की सीमाओं से परे है। कविता मनुष्य के बाहर और अंतर्मन, बाहर भीतर, बाहर और अंतर्मन दोनों में उड़ान भर सकती है। कविता कल्पनाओं के पंख लगाकर कहां तक उड़ जा सकती है, भला चिड़िया इस बात को कैसे व्यक्त कर सकती है। अर्थात हम चिड़िया की उड़ान से कविता की उड़ान की तुलना नहीं कर सकते। चिड़िया की उड़ान का दायरा सीमित है, जबकि कविता की उड़ान, कल्पनाओं की उड़ान असीमित है। फिर आगे देखेंगे, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने।
बाहर भीतर इस घर उस घर बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। आगे कभी फूल के खिलने से कविता की तुलना करते हुए कहता है कि फूल के खिलने के बहाने भी हम कविता तक पहुंच सकते हैं, कविता रची जा सकती है। लेकिन कविता का खिलना, कविता मनुष्य के, कवि के हृदय में खिलती है। जिस तरह से फूल में कली खिलते हुए फूल का आकार लेती है, उसी तरह कवि के हृदय में एक विचार उठता है और वह विकसित होकर कविता के रूप में खिल उठता है। और कविता का खिलना फूल नहीं जान सकता, अर्थात कविता के खिलने की तुलना या बराबरी फूल से नहीं की जा सकती। फूल का खिलना थोड़े दिनों के लिए है, उसके खिलने के बाद कुछ दिनों के बाद उसका अंत निश्चित है, उसका मुरझाना निश्चित है। लेकिन कविता शाश्वत है, वह काल की सीमाओं से परे है, कालजयी है। अर्थात कविता का अर्थ, कविता का संदेश हर समय प्रासंगिक है। आप एक साधारण उदाहरण के रूप में ले सकते हैं कि 500-600 वर्षों पूर्व रचे गए हमारे धार्मिक ग्रंथ रामचरितमानस और भी अन्य ग्रंथ, उनमें जो बातें कही गई हैं, जो संदेश दिया गया है, उसकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है और देश काल की सीमाओं से परे है। वह कालजयी रचना कहलाती है। जबकि फूल खिलने के बाद थोड़े दिनों तक अपनी सुगंध बिखेरता है, अपनी महक बिखेरता है और उसका अंत हो जाता है, वह मुरझा जाता है, उसकी सुगंध जाती रहती है। दूसरी तरफ कविता एक बार खिल करके अपने विचारों से हमेशा हमेशा तक लोगों को आनंदित करती रहती है, एक संदेश देती रहती है, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। कविता की तरह बिना मुरझाए अनंत काल तक संदेश देने की क्षमता फूल में नहीं हो सकती। इस प्रकार कविता का खिलना शाश्वत है, कालजयी है, समय को जीतने वाला है। अगली तुलना बच्चे के खेल से की गई है। दो संदर्भों में आप देख चुके हैं। कविता एक खेल है, बच्चों के बहाने बाहर भीतर यह घर वह घर सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने, बच्चा ही जाने। कवि कविता की तुलना बच्चे के खेल से करते हुए कहता है कि कविता बच्चे की खेल की तरह है। जिस तरह से बच्चा खेलता है, उसी तरह कविता शब्दों का खेल है। और जिस तरह बच्चा खेलते हुए एक घर और दूसरे घर में भेद नहीं करता, उसके लिए सभी घर एक समान हैं और सब घर एक कर देने के माने अर्थात अर्थ, सब घर को एक मानने का अर्थ बच्चा ही जानता है। यहाँ बच्चे के खेल में, बच्चे के संदर्भ में कविता की तुलना चिड़िया और फूल से हटकर की गई है, बराबरी की गई है। जिस तरह से बच्चों की खेल की कोई सीमा नहीं होती, उनकी कल्पनाओं की कोई सीमा नहीं होती, उनमें असीम ऊर्जा होती है, आगे बढ़ने की उनकी असीम संभावनाएं होती हैं। उसी तरह से कविता का संदेश असीम है। कविता जैसे बच्चा मनुष्य एक घर दूसरे घर में भेद नहीं करता, उसके लिए सब एक समान है, उसी तरह से कविता का संदेश मनुष्य में भेद नहीं करता, देश और काल में भेद नहीं करता, देश की सीमाओं से परे कविता का संदेश है। और कविता सबके लिए समान रूप से आह्लादकारी होती है, सबको एक जैसा संदेश देने वाली होती है।
अब एक बार हम यहाँ पर कविता के बारे में कुछ और बातें जान लें। कविता की भाषा सरल एवं सहज खड़ी बोली है। चिड़िया क्या जाने, फूल क्या जाने आदि में प्रश्न अलंकार का प्रयोग किया गया है। पूरी कविता में कविता का मानवीकरण किया गया है। उड़ना, खिलना, खेलना, इस प्रकार कविता में इसमें मानवीकरण अलंकार का प्रयोग है। कविता के अस्तित्व को समाप्त नहीं होने की ओर इशारा है कि कविता का अस्तित्व आने वाले समय में हमेशा बना रहेगा। कविता कालजयी है, समय को जीतने वाली है, उसका संदेश हमेशा प्रासंगिक रहने वाला है।